Good morning everyone, welcome to TSN Education. Today we are going to study Civics Chapter 5 Part 3rd. In November 1983, the three accused went to the High Court to appeal against this verdict of the trial court. The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted. नवंबर 1983 में थ्री एक्यूज ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील करने की कोशिश की। हायर कोर्ट ने लॉयर्स के सभी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ये डिसाइड किया कि सुधा की डेथ एक एक्सीडेंट फायर से हुई है, जो कि केरोसिन स्टोव से आग लगी थी, उसके कारण उसकी डेथ हुई है। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया था। You may remember the photo essay on the women's movement in your class 7th book. You read about how in the 1980s women's group across the country spoke out against dowry deaths. आपने क्लास 7th बुक का विमेन मूवमेंट का फ़ोटो जो ऐसे आपको रिमेंबर होगा, आपने पढ़ा था 1980s में सेंचुरी में विमेन ग्रुप जो डाउरी के जो केसेस थे, दहेज हत्या से संबंधित जो भी केस थे, उसके लिए जो वुमेन्स थी वह मूवमेंट चला रही थी। ग्रुप्स इसके अगेंस्ट काफ़ी ऐसे थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि जो कोर्ट थे वे इन केसेस में जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। The above high court judgment deeply troubled women and they held demonstration and filed a separate appeal against this high court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women's Lawyers. हाई कोर्ट के जजमेंट से विमेंस को काफ़ी परेशानी हो रही थी। उन्होंने कई डेमोन्स्ट्रेशन, कई धरने प्रदर्शन किए। हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स के थ्रू की गई थी। इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट heard this appeal against the acquittal of Lakshman and two members of his family. The Supreme Court heard the argument of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसके ब्रदर व मदर को एक्विटल बरी करने के डिसीज़न पर अपील सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर्स के आर्गुमेंट सुनने के बाद जिस डिसीज़न पे सुप्रीम कोर्ट पहुंची वह हाई कोर्ट के डिसीज़न से काफ़ी अलग था। They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. लक्ष्मण और उनकी जो मदर थी उन्हें दोषी पाया गया था और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे सुभाष चंद्र को छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस, कोई सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को प्रिजन ऑफ लाइफ, उम्र कैद की सजा दी थी। What are the different branches of the legal system? The above case of dowry death falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. You read in chapter 4 how a new civil laws was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table in the understand some of the significant difference between criminal and civil law. डाउरी जो दहेज हत्या के का ये जो केस थे सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। जो भी दहेज हत्या के लिए केस होते हैं ये सोसाइटी हमारे समाज के लिए काफ़ी इसको एक अपराध बताया गया है। समाज के विरुद्ध इसे अपराध की श्रेणी में ही रखा जाता है। यह एक आपराधिक
और एक फौजदारी जो कानून है उसका यहाँ पर उल्लंघन बताया जाता है, वायलेशन बताया जाता है। केवल क्रिमिनल जो लॉ होता है ही नहीं और लीगल सिस्टम सिविल लॉ से भी डील करता है। केवल क्रिमिनल लॉ ही इसमें नहीं आते हैं, इसमें सिविल लॉज भी आते हैं। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कैसे एक सिविल लॉ पास की गई 2006 में, जिसमें विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया गया था। घरेलू जो हिंसा होती है विमेंस के साथ, उनके लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस टेबल से हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ फौजदारी जो को कहा जाता है, डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफेंस एज ऑफेंस, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, हैरेसिंग अ विमेन टू ब्रिंग मोर डावरी और मर्डर। क्रिमिनल लॉ उन केसेस में डील करती है जिन्हें हम क्राइम, एक अपराध मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थेफ्ट, चोरी करना, हैरेसिंग ए विमेन टू ब्रिंग मोर डावरी, दहेज के लिए विमेन को परेशान करना, और मर्डर, हत्या जैसे अपराध इसमें आते हैं। इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR with the police who investigate the crime after which a case is filed in the court. स्टार्टिंग में एक FIR लॉन्च की जाती है पुलिस स्टेशन में, उसके बाद पुलिस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, फिर कोर्ट में केस फाइल की जाती है। इफ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन। अगर किसी को गिल्टी पाया जाता है या दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है और उस पर फाइन भी किया जा सकता है। सिविल लॉ deals with any harm or injury to right of individuals, for example dispute relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce cases। अगर किसी के राइट्स को सिविल लॉ में, अगर किसी के राइट्स को कोई भी हार्म होता है, इंजरी होती है, तो यहाँ पर सिविल लॉ डील करती है। एग्जाम्पल के लिए सेल ऑफ लैंड, ज़मीन को बेचना, परचेज ऑफ गुड्स, चीज़ों को खरीदना, रेंट के जो भी मैटर्स होते हैं, किराए से संबंधित जो भी मैटर्स होते हैं, डाइवोर्स, तलाक से संबंधित मैटर्स। A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only in a rent matter. Either the landlord or tenant can file a case. जिसे प्रॉब्लम हुई है वह एक पिटिशन फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, रेंट से रिलेटेड मैटर हो या लैंडलॉर्ड मालिक जो होते हैं या किराएदार जो टेनेंट हैं, दोनों ही केस फाइल कर सकते हैं, चाहे वो मकान मालिक हो चाहे किराएदार। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो वे केस फाइल कर सकते हैं। द कोर्ट्स गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। जो कोर्ट है एक स्पेसिफिक रिलीफ देती है, एक राहत देती है। एग्जाम्पल के लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो अगर केस है तो कोर्ट ये ऑर्डर भी दे सकती है कि किराएदार फ्लैट को खाली कर दें और जो पेंडिंग रेंट है उसे पे करें। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या हर व्यक्ति अदालत या कोर्ट में जा सकता है? इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। इंडिया के सभी सिटीजन्स को ये राइट है कि वे कोर्ट जा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। हर सिटीजन को कोर्ट के थ्रू जस्टिस का राइट है। As you read earlier, the court play a very significant role in protecting our fundamental rights. कोर्ट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ये हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने में, जो हमारे अधिकार हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल कोर्ट प्ले करती है।
If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. अगर किसी सिटीज़न को ऐसा लगता है कि उसके जो राइट्स हैं, उसके जो अधिकार हैं, उनको वायलेटेड किया जा रहा है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो वह जस्टिस के लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. कोर्ट सभी के लिए अवेलेबल है. इंडिया में पुअर पीपल के लिए रियलिटी में कोर्ट में जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम. लीगल प्रोसीजर और जो कानूनी जो कार्यवाही होती है इस तरह की, उसमें लॉट्स ऑफ मनी और काफ़ी जो पेपर वर्क होता है, काफ़ी पैसा भी खर्च होता है और पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और टाइम भी काफ़ी लगता है. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. अगर कोई पुअर पीपल पढ़ना और लिखना नहीं जानता है और उसकी फैमिली डेली वेजेस पर डिपेंड है, तो कोर्ट में जाना और जस्टिस की होप करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.